दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने मुकेश आर्ट्स क्लास के आज के इस टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है आखिर ये अर्थव्यवस्था होता क्या है। जी हाँ, आज आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये अर्थव्यवस्था से हमारे देश की ही अमीरी और गरीबी, उस देश की स्थिति परिस्थिति का हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसी अर्थव्यवस्था के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था किसी भी देश का वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र से उस देश के तमाम नागरिक अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीविका और अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए उसे आमदनी करनी पड़ती है, उसे पैसे कमाने पड़ते हैं। तो वो जिस माध्यम से जिस किसी भी क्षेत्र से पैसे कमाता है वो कहीं ना कहीं से वह क्षेत्र उस देश की अर्थव्यवस्था से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक सब्जी जो बेचता है वह भी उस अर्थव्यवस्था का क्या हो जाता है, एक अंग हो जाता है। या फिर बड़े बड़े जो उद्योग मालिक उद्योग को चला रहे हैं वह भी एक अर्थव्यवस्था का क्या हो जाता है, अंग हो जाता है। और एक रिक्शा चालक भी उसी अर्थव्यवस्था में अपना एक योगदान निभाते हैं। तो आइए इसे हम एवं प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जो क्षेत्र शामिल होते हैं वो होते हैं 3। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जितने क्षेत्र शामिल होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम प्रथम क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम मध्यम क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, या उसे हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। समझ गए आप? यानी कि पहला जो हुआ उसको प्राथमिक क्षेत्र या प्रथम क्षेत्र कहते हैं, दूसरा जो हुआ उसे द्वितीयक क्षेत्र या मध्यम क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा जो हुआ उसे तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, द्वितीयक में किन चीज़ों को शामिल किया गया है, और तृतीयक में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो क्षेत्र प्राचीन मानव का शुरू से साथ देता आया है, और यह पूर्णतः नेचर पर निर्भर है। नेचर पर निर्भर का मतलब यह हुआ कि ये प्रकृति प्रदत्त यह एक संसाधन है जिसे रखा गया है किस में, तो प्राथमिक क्षेत्र में। तो देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में नाम आता है कृषि का। किसका नाम आता है? कृषि का। कृषि से हम क्या समझते हैं? तो खेती करने को हम कृषि कहते हैं, और कृषि उत्पादित वस्तु ही हम खाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचर पर निर्भर है, क्योंकि खेती मौसम के हिसाब से होगा, मानसून के हिसाब से होगा, वातावरण और जलवायु के हिसाब से होता है। तो खेती में आप समझ गए विभिन्न प्रकार की खेती हो सकती है, वो गेहूँ, चावल, मटर, चना, दाल जो भी होता है तमाम खेती, तो किस में आ गया, कृषि में आ गया। दूसरा किसको रखा गया? तो पशुपालन को रखा गया। ये भी बिल्कुल नेचर पर निर्भर करता है, पशुपालन। अब इसमें आप गाय को पालिए, भैंसी को पालिए, या फिर किसी भी पालतू जानवर को पालिए, और उसको पालने से आप अपनी जीविका को क्या करते हैं,
चलाते हैं। तो पशुपालन भी किस में आ गया, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब मत्स्य पालन को भी इसी में रखा गया है। मत्स्य पालन क्या होता है, तो मछली पालन को हम मत्स्य पालन कहते हैं। और मछली में भी कई प्रकार की जो क्वालिटी होती है, तो सीधे यहाँ समझना है कि मत्स्य पालन भी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद हम वन को रख सकते हैं, वानिकी। तो वन भी जो है वह प्रकृति प्रदत्त दिया हुआ एक बहुमूल्य संसाधन है, तो इसे भी रखा गया है किस क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। और ये बचा उत्खनन। तो उत्खनन क्या है, तो उत्खनन से ही हमें विभिन्न खनिज संसाधनों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो उत्खनन को भी किस में रखा गया है, तो इसे भी प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। चाहे वो कोयले की उत्खनन होता हो या फिर लोहा ही उत्खनन करके क्यों ना निकाला जाता हो। तो आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में आखिर किन किन चीज़ों को और क्यों रखा गया है। तो ये बातें हो रही थी किस क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र की। अब हम समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र को दोस्तों गौर करने की बात है कि प्राथमिक क्षेत्र के ही तार द्वितीयक क्षेत्र से एकदम प्रत्यक्ष रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो द्वितीयक क्षेत्र कहते किसे हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम उद्योग जगत कह सकते हैं। उद्योग क्षेत्र को हम किस क्षेत्र में रखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। और विनिर्माण भी इसी का अंग है। तो क्या हुआ, उद्योग, जहां कोई वस्तु बन रही है वह उद्योग है, या कोई वस्तु जो पुराना हो रहा है, टूट रहा है और उसको पुनः फिर तोड़ के बनाया जाता है, तो वो विनिर्माण हो गया। तो वो भी एक प्रकार का उद्योग ही हो गया। तो ये उद्योग किस क्षेत्र में आया, तो द्वितीयक क्षेत्र में आया। विनिर्माण किस क्षेत्र में आया, तो द्वितीयक क्षेत्र में आया। अब उद्योग कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। कुटीर उद्योग होता है। कुटीर उद्योग में हम किसे रखते हैं, छोटे उद्योग, जहां वस्तुएं हाथ से ही लोग क्या करते होंगे, बना लेते होंगे। छोटे उद्योग तो वो कुटीर उद्योग हो जाता है। उससे बड़े वाले उद्योग को लघु उद्योग कहते हैं, और सबसे बड़े जो उद्योग होते हैं उसको हम बृहद उद्योग कह सकते हैं। तो ये सारे उद्योग किस क्षेत्र में आ गए, द्वितीयक क्षेत्र में आ गए। अब कहिएगा कि तार कैसे जुड़ा हुआ है, तो मान लेते हैं कि कुटीर उद्योग में अगर हम एक ब्रेड का उद्योग देखते हैं, तो ब्रेड में जो भी मटेरियल आता है उसमें जो मैदा आता होगा, आटा आता होगा, चीनी आता होगा। तो कृषि जगत में ही तो गेहूं हुआ होगा जिससे कि आटा बना। कृषि क्षेत्र में ही तो गन्ना बनता है, गन्ना का उत्पादन होता है जिससे कि चीनी बनते हैं और पुनः फिर उसका इस्तेमाल इस फैक्ट्री में होता है। आप समझ रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि बृहद उद्योग में एक लोहा उद्योग है, या कोयला उद्योग है, या पेट्रोलियम उद्योग है। तो वो उद्योग तब चल रहे हैं ना जब कृषि ही क्षेत्र में हम पढ़े थे, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ही पढ़े थे कि उसका क्या होता है, उत्खनन होता है। और वही उत्खनित चीज जो है कहाँ पहुँचाया जाता है, इन उद्योगों में पहुँचाया जाता है, जहाँ पे इनका एक निर्माण होता है आपके उपयोग होने लायक वस्तु के रूप में। तो हमको पता है कि विभिन्न जो खनिज निकलते हैं वह यूजफुल उस समय नहीं होते हैं, उसको उद्योग में लाके उसको यूजफुल बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखा गया है, तो उद्योग को रखा गया है। और उद्योग यानी द्वितीयक क्षेत्र को मध्यम क्षेत्र भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के मध्यम क्षेत्र में किसे रखा गया है। तो मध्यम क्षेत्र का मतलब द्वितीयक क्षेत्र, मध्यम मतलब बीच, बीच का मतलब क्या हुआ, एक इधर है एक इधर है और बीच में कौन है, तो द्वितीयक क्षेत्र है, मतलब मध्यम क्षेत्र है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप अच्छे से क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब तृतीय क्षेत्र को समझते हैं। गौर करने की बात है, दो क्षेत्र जो आप समझ गए, दो क्षेत्र के बाद लगभग चीजें जो बच गई वह किसके अंग बन गए, तो तृतीयक क्षेत्र का अंग बन गए। कैसे, तो पहले तो ये समझिए कि तृतीयक क्षेत्र को
विश्वविख्यात रूप में संबोधित किया जाता है किस नाम से? तो सेवा के नाम से। यानी कि इसे किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आज अर्थव्यवस्था में सबसे जो डेवलप है वह कौन क्षेत्र है? तो तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र मतलब कौन क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र है। अब देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का पहचान हम कैसे करते हैं। तो सेवा क्षेत्र को पहचानने का सबसे जो सरल तरीका है वो यह है कि इस क्षेत्र में जैसे ही आपको पैसे दे के कुछ लेना हो या सेवा के बदले आपको पैसे मिलते हो तो वो तमाम चीज़ें किस क्षेत्र में आ गई? सेवा क्षेत्र में आ गई। कैसे? तो हम मान के चलिए कि बैंक, जैसे इसमें आया है कौन? तो बैंक। बैंक में हम क्या करने जाते हैं? बैंक में हम अपने पैसे को क्या करने जाते हैं? जमा करने जाते हैं, या अपने पैसे को बैंक से क्या करने जाते हैं? लेने जाते हैं। मतलब बैंक में हम क्यों जाते हैं? तो पैसे के काम के वजह से ही जाते हैं। तो ये आ गया किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में आ गया। बीमा आप समझते हैं, चाहे वो जीवन बीमा हो, फसल बीमा हो, पशु बीमा हो, ये भी एक क्या हो गया? एक पैसे का लेन देन वाला ही क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो ये भी किस में आया? तो सेवा में आया। अब मोबाइल, हम मोबाइल का यूज करते हैं, कहीं हम बात करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल से अपना वर्क करते हैं, तो यह भी किस क्षेत्र में आया? सेवा क्षेत्र में आया। दुकान में हम गए, कोई चीज़ लिए तो हमको पैसा देना पड़ा, तो वो भी किस में आ गया? तो सेवा क्षेत्र में आ गया। हम बस से कहीं जाते हैं तो हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं उसके सेवा के बदले में, तो यह भी किस में आया? तो सेवा में आया। रेलवे से सफ़र करते हैं तो सेवा में आया। हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं तो सेवा में आया। शिक्षा, जिसमें बहुत सारी स्कूलें हैं, कॉलेज है, कोचिंग है, विभिन्न उससे जुड़े हुए कर्मचारी, टीचर हुए, ये सब किस क्षेत्र में आ गए? तो सेवा क्षेत्र में आ गए। स्वास्थ्य भी सेवा क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, हॉस्पिटल, चिकित्सक केंद्र जितने भी हुए ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। एक सैलून को भी हम सेवा क्षेत्र में रख सकते हैं, क्योंकि सैलून में हम जाते हैं तो पैसे किसके बदले देते हैं? वो हमारी जो सेवा कर देता है उसके बदले में हम उसको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो इस क्षेत्र को समझने का सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है कि इस क्षेत्र में हमें पैसे का लेनी देनी करनी पड़ती है। या तो पैसे के बदले में वस्तु मिलता है, नहीं तो सेवा के बदले में है, या तो हम बस पैसे देते हैं नहीं तो पैसे लेते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? सेवा क्षेत्र हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय में किसका कितना योगदान माना जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का लगभग 19% योगदान माना जाता है। उसके बाद उद्योग क्षेत्र का लगभग 28% योगदान माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो योगदान माना जाता है वो माना जाता है 53 से 54% योगदान किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे कम, क्योंकि आप समझ सकते हैं भारतीय कृषि के समक्ष काफ़ी चुनौतियां हैं, जिसके वजह से भारतीय कृषि ही नहीं लगभग देशों की कृषि की स्थिति विशेष अच्छी नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख के युवा इस क्षेत्र में अपना करियर आजमाना नहीं चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृषि के प्रति लोगों का रुझान गिरता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में भी इसका जो है प्रतिशत क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। और द्वितीय क्षेत्र से, जिसको हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र से लगभग राष्ट्रीय आय का जो प्रतिशत है वो 28%, और सबसे जो ज़्यादा है वो है तृतीय क्षेत्र का। तो उम्मीद करते हैं कि यह अर्थव्यवस्था जो काफ़ी जानकारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको बताना है कि भारत में हुए हरित क्रांति, भारत में एक समय क्रांति चली थी जिसका नाम था हरित क्रांति, आपको उसके जनक का नाम बताना है। तो कमेंट्स बॉक्स में उम्मीद करते हैं कि आप हरित क्रांति के जनक को बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी कमियों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।